नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला था, पर मैंने कल सोशल मीडिया पे एक क्वेश्चन देखा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। तो जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने ये कहा था कि इस क्वेश्चन को कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व करके बताएं, जिससे कि सॉल्यूशन उनको समझ में आ सके। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करना होगा तो हमारे पास में 3 तरीके होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक होता है आसान तरीका, जिसको हम बिगिनर लेवल कहते हैं। ये तरीका वो तरीका होता है जो कि उस स्टूडेंट के द्वारा यूज किया जाता है जिसने अभी अभी कंपटीशन की तैयारी शुरू की है या जिसको मैथ के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की जानकारी कम है। दूसरा तरीका होता है मीडियम लेवल का। तो मीडियम लेवल का जो तरीका होता है ये हर तरीके के बच्चे को आसानी से समझ भी आ जाता है। तीसरा तरीका जो होता है वो होता है एडवांस लेवल का तरीका। एडवांस लेवल का तरीका जो होता है वो केवल और केवल उस बच्चे को समझ में आता है जिसको मैथ की जानकारी बहुत अच्छी होती है या जिसको मैथ की प्रैक्टिस या जिसको कंपटीशन की तैयारी करते हुए कुछ समय ज्यादा हो चुका होता है। तो आज मैं इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 अलग अलग तरीके यूज करूंगा। एक होगा, पहला होगा मीडियम लेवल का, दूसरा होगा एडवांस लेवल का। तो पहले सॉल्यूशन जो करेंगे हम मीडियम लेवल से करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हमें 3 चीजें जरूरी होती हैं पता करना कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसका क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, बेचने पर उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस क्या है, फिर हमें बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो उस कंडीशन में हमारी सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी। प्रॉफिट हो रहा होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और लॉस हो रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मीडियम लेवल से या नहीं। तो हम क्या करें, पहली कंडीशन पढ़ते हैं। पहले क्या कहता है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। फिर यदि वह उस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता है और 2 रुपए कम में बेचता है तो उसे 16 से 2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु की लागत मूल्य बतानी है। तो लागत मूल्य क्या होती है? लागत मूल्य किसी वस्तु की उसकी क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस होती है। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में या तो कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। और हमें यह भी पता है कि सेलिंग प्राइस हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास में कॉस्ट प्राइस हो या प्रॉफिट, साथ में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने की शुरुआत करने पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पूछा है उसी को मान लेते हैं। तो लागत मूल्य पूछिए तो लागत मूल्य को ही हम मान लेते हैं। तो जब भी हमें लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस माननी हो और कैलकुलेशन हमें कम से कम करनी हो तो हम ये कोशिश करते हैं कि लागत मूल्य जो है वो या तो 100 मान लें या फिर हम मान लें 100 के। इससे ये होता है कि 100 का जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो बड़ी आसानी से निकल आता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 100 के मानते हैं। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जो होगा वो 100 के होगा। अब क्या कह रहा है, 10% लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 10%। तो जब भी प्रॉफिट होता है किसी वस्तु पे तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में उतना प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट किसका निकलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस का 10% कितना निकल के आया, 10 के। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 के में 10 के जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 110 के। तो हमें पहली कंडीशन में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट तीनों पता चले गए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, क्योंकि 2 कंडीशन इसमें आ रही हैं इस वजह से। दूसरी कंडीशन कहती है कि यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदे, मतलब पहले जो 100 के में बेच रहा था वो अब 10% कम में खरीदे तो इसका 10%, 100 के का 10% क्या होगा, 10 के होगा। तो अब क्या होगा, 10% कम में बेचेगा, मतलब पहले 100 के में बेच रहा था, अब 100 के में खरीद रहा था, अब खरीदेगा 90 के में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% कम में खरीद रहा है दूसरी कंडीशन में। तो पहले अगर 100 के में खरीद रहा था तो 10% कम कितना हो जाएगा, 90 के हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है दूसरी कंडीशन में, 16 से 2/3%, जिसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 50/3%। इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम, इस भिन्न को अगर हम हल करेंगे तो हमें ये निकल के आएगा 50/3%। फिर क्या कहता है, सेलिंग प्राइस कितने बेच रहा है, अब 2 रुपए कम में बेच रहा है, मतलब जो जितने में पहले बेच रहा था, जितने रुपए में पहले बेच रहा था उससे 2 रुपए कम में बेचेगा। पहले बेच रहा था 110 के में तो अब कितने में बेचेगा, 110 के।
-2। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में भी हमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट हमें फॉर्मूला पता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, P% होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य को घटा दें और क्रय मूल्य से ही भाग देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं दूसरी कंडीशन वाली। दूसरी कंडीशन में क्या क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है 110 के, 110 के -2, ये तो हो गई सेलिंग प्राइस। माइनस में कॉस्ट प्राइस कितनी है, 90 के है। फिर नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे हम 90 के में और मल्टीप्लाई करेंगे 100 में। ठीक है, और ये प्रॉफिट परसेंट कितना है, ये प्रॉफिट परसेंट दे रखा है हमें 50/3। ठीक है, अब यहां पे मैंने 50/3 लिखा है, 50/3% क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो जो भी हमारी वैल्यू निकल के आती है वो परसेंटेज वाली ही निकल के आती है। ठीक है, मतलब परसेंटेज वाली निकलने का मतलब क्या है कि इससे पूरी वैल्यू ये निकल के आएगी। ठीक है, और वैल्यू हमेशा ही लिखेंगे, क्या परसेंटेज लिखेंगे नहीं, हम हमेशा वैल्यू जो कंसीडर करेंगे वो करेंगे 50/3 की, इसलिए मैंने यहाँ पे 50/3 लिखा है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या सॉल्व हो सकता है इसमें। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें पता है ये 50/3 से मैं जो 50 दे रखा है इससे ये 2 बार जब चले जाएगा, कट जाएगा ये, और ये कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। ठीक है, तो हमारे पास में जो बचेगा वो ये बचेगा 100 के -2 -90 के मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे बचेगा 30 के। तो 30 के का अगर इधर ले जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 के की वैल्यू बराबर हो जाएगी 110 के -2 -90 के अपॉन में वो मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, अब इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको काटेंगे कितनी बार, 15 बार, तो ये हो जाएगा 15 के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 110 के -2 -90। ठीक है, -90 के। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, के की वैल्यू अलग सॉल्व करेंगे और जो नंबर दे रखा है हमारा नॉर्मल वो अलग सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं, के की वैल्यू सॉल्व करें तो 110 में से 90 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, फिर 20 में से 15 के इधर लेके जाएंगे तो -15 के करना पड़ेगा, तो 20 के -15 के कितना हो जाएगा, 20 के -15 के ये हो जाएगा 5 के, तो 5 के -2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हमें पता चल जाएगा के की वैल्यू कितनी निकल के आई, के की वैल्यू जो निकल के आई वो आई है 2/5। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस या सीपी कितनी निकल के आएगी, हमारी सीपी थी पहले हमने जो मानी थी वो थी 100 के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीपी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सीपी निकालने के लिए हमारे पास में के की वैल्यू पता चली गई है, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगी हमारी 100 के, सीपी हो जाएगी 100 के, और के की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो कितना निकल के आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2/5, जिसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 40। ठीक है, तो हमें पता चल गया इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 40 होगा। अब हम इस क्वेश्चन को एडवांस मेथड से करके देखेंगे और देखेंगे कि एडवांस मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें कितना कम समय लगता है और कैलकुलेशन पे क्या फर्क आता है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन होते हैं उनको एडवांस मेथड से यूज करने के लिए हमें रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन इसकी जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि हम जितनी ज्यादा कैलकुलेशन हम ओरली या दिमाग में कर सकेंगे उतना ही हमें कम समय लगेगा इस क्वेश्चन को करने में पेपर में। तो हम क्या करते हैं, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉस्ट प्राइस चाहिए होती है, और क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे। ठीक है, अब इस कॉस्ट प्राइस पे अगर हम प्रॉफिट परसेंट जोड़ दें तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा।
तो प्रॉफिट हो रहा है 10% का, 10% हो रहा है 100 पे, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 110। ठीक। फिर दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि यदि ये कह रहा है दूसरी कंडीशन में कि 10% कम में खरीदता, तो पहले जितने पे खरीद रहा है उससे 10% कम में अब खरीदेगा, तो अब कितने में खरीदेगा? 100 का 10% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। अब खरीद रहा है 90 में, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है हमें दूसरी कंडीशन में 50/3%। 50/3% कैसे निकाला? मैंने 16 से 2/3% को सॉल्व करके देखा तो मुझे पता चला कि यह है 50/3%। तो 50/3% जो है वो प्रॉफिट निकल गया है दूसरी कंडीशन में। और प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। और सेलिंग प्राइस जो बनती है वो बनती है कॉस्ट प्राइस में। अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाती है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करें? सेलिंग प्राइस जो है वो निकल के आएगी। अगर हम 90 में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंट जोड़ दें कॉस्ट प्राइस साइड, तो अगर हम देखें तो 50/3% जो है उसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन जो निकल के आता है वो निकल के आता है 1/6। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम इसकी वैल्यू को जोड़ दें तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी दूसरी कंडीशन में। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो यह हमारा कितना निकल गया? 15 निकल गया। ठीक है। तो 90 में हम 15 जोड़ दें तो दूसरी कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो 90 में 15 जोड़ा तो कितना निकल गया है? 105। ठीक है। तो पहली कंडीशन में हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिली गई, और दूसरी कंडीशन में हमने कॉस्ट प्राइस भी निकाली और सेलिंग प्राइस भी निकाली। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि दूसरी कंडीशन में, यदि मतलब बाद में जब 90% पर जब खरीद रहा है और 2 रुपए कम में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 50/3% का। तो हमें यह पता चल रहा है कि पहले जो वस्तु 110 में बेची जा रही थी वो रेशियो में अब 105 में बेची जा रही है, और रुपए में जो अंतर आ रहा है 2 रुपए का। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर रेशियो में देखें तो हमें जो रेशियो का अंतर मिल रहा है वो मिल रहा है 110 में से 105 घटाएं तो 5 रेशियो। ठीक है, 5 रेशियो। ठीक है। और रुपए में अंतर कितना आ रहा है? पहले जितने में बेच रहा होगा उससे 2 रुपए कम में बेच रहा है, तो रुपए कितने बने? 2 रुपए बने। और जब भी हम रेशियो को किसी फिक्स क्वांटिटी या रुपए, वजन, लंबाई इनमें कंपेयर करते हैं तो हम इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये वाली जो वैल्यू है वो तो रेशियो है और ये वाली वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट है। अब हमें ये पता चल रहा है कि 5 रेशियो की वैल्यू 2 रुपए के बराबर है। ठीक है। तो हमें जब कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो कॉस्ट प्राइस हमने मानी थी 100। क्या मानी थी? 100 रेशियो में मानी थी। तो हमें पता है कि अगर कोई वस्तु 5 रेशियो की वैल्यू अगर 2 रुपए आ रही है तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे अगर हमें 100 बनाना है, इसकी 5 की जगह 100 बनाना है तो हमें यहाँ पे दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ तो 100 मिल जाएगा, पर हमें यहाँ पे 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 40 लिख देंगे। मतलब क्या किया? हमें पता चला कि जो रेशियो का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 का। तो 5 रेशियो का डिफरेंस जो है वो रुपए में आ रहा है 2 के बराबर। तो मैंने ये कंडीशन बनाई 5 रेशियो इज इक्वल टू 2 रुपए। अब क्योंकि सीपी जो है वो हमने मानी थी 100 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू अगर 2 रुपए आ रही है तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 रुपए। तो हमें पता चल गया कि जो हमने 100 रेशियो माना था कॉस्ट प्राइस, वो रुपए में कितना निकल के आ गया? 40 रुपए। तो 40 रुपए हमारा दोनों तरीके से आंसर निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 रुपीज या 40 रुपए। तो ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताए इस क्वेश्चन के, यही 2 तरीके एडवांस और मीडियम लेवल के हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन में करेंगे। कल से मैं एक नया टॉपिक शुरू करूंगा। आज से शुरू करने वाला था पर ये मुझे क्वेश्चन जो मिला उसको सॉल्व करना मुझे लगा कि ज्यादा जरूरी है। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आज की, आपको ये लगा होगा इन दोनों मेथड से आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला है जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।